इटली के G7 शिखर सम्मेलन से जो आज तस्वीरें आई हैं, जाहिर है उन तस्वीरों से सारा देश गर्व की अनुभूति कर रहा है। पीएम मोदी ने जहां सम्मेलन की मेजबानी कर रही इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की, वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता की है। खास बात यह है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से भी मुलाकात की है, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी उनकी मुलाकात हुई है। बहरहाल इन मुलाकातों का खास महत्व है, इसी पर चर्चा करेंगे। कई बड़े चेहरे, कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें आश्वस्त करती हैं कि भारत की बात ही अलग है। दुनिया के मंच पर भारत की धमक कितनी तेजी से बढ़ी है, ये पीएम मोदी की दुनिया के दिग्गजों से मुलाकातों की तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। इटली में G7 का मंच और पीएम मोदी के साथ दुनिया के कई दिग्गजों से द्विपक्षीय वार्ताओं का दौर भारत की कामयाबी को ही दिखा रहा है। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों से मिले। वहीं G7 की मेजबानी कर रही इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। खास बात है कि मेलोनी इस पूरे समिट में भारतीय संस्कृति के नमस्ते के रंग में रंगी रही। रूस हमारा खास दोस्त है, लेकिन यूक्रेन के साथ भी हमारी अच्छी दोस्ती है। जेलेंस्की के साथ ये तस्वीरें भारत की गुटनिरपेक्षता नीति को ही बयां कर रही है। बहरहाल तमाम देशों से G7 के मंच से इतर ये मुलाकातें, ये बातें सशक्त भारत, तेज गति से इकोनॉमी में बढ़ते भारत के कदम पर मुहर लगा रहे हैं। फ्रांस से हमारे सामरिक रिश्ते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े रिश्ते हैं। जाहिर है ऐसे में मैक्रों से पीएम मोदी की डिफेंस से लेकर न्यूक्लियर और एआई पर बात हुई। भारत फ्रांस से इंडियन नेवी के लिए अत्याधुनिक फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। इसके अलावा फ्रांस भारत में परमाणु रिएक्टर भी लगाने वाला है। ऐसे में तमाम बातें तो हुई ही, साथ ही दुनिया की तमाम बड़ी समस्याओं पर भी गहरी चर्चा हुई। बहरहाल सारी दुनिया हमारी आर्थिक शक्ति को खैर मकदम कर रही है, सलाम कर रही है। भारत अब पुराना भारत नहीं है। पूरी शक्ति के साथ दुनिया के मंचों पर उसको बुलाया जाता है और ध्यान से सुना भी जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। G7 पर कुछ बातचीत हमने कल भी की थी और आज इसे ज़रा और विस्तार से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे और बड़े ही खास मेहमान दीपक वोहरा जी, जो कि जाना पहचाना चेहरा हैं, पूर्व राजनयिक हैं, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले भारत एक्सप्रेस पर। आभारी हूँ कि आपने मौका दिया आपके शानदार चैनल में शामिल होने का। तो दीपक जी, शुरुआत इसी बात से, हम काफ़ी कुछ बातचीत कर चुके हैं। इसमें स्थायी सदस्यता की बात हो, इसमें भारत की बढ़ती साख की बात हो, लेकिन आज जो मुलाकातें हुई हैं, जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है, वो थोड़ा सा समझाइए। क्योंकि यहाँ पर ख़ास तौर पर जब जस्टिन ट्रूडो से मिल रहे थे, मैं भी कल से इंतज़ार कर रहा था कि किस तरह की मुलाकात होगी। कनाडा और भारत के रिश्ते जो हैं बड़े तल्ख रहे हाल के दिनों में, और इसके बाद में जेलेंस्की को लेकर या यूक्रेन को लेकर भारत का स्टैंड जो है वो भी बड़ा महत्व का है। पहले बात कनाडा की करते हैं, और दूसरा ये जो द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं, क्योंकि एक राजनयिक के तौर पर आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसके महत्व को बड़े करीबी से देखा है, तो ये थोड़ा सा हमको समझाएं कि ये जो द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं, इसमें फटाफट कितनी बातें हो जाती हैं और क्यों खास हैं ये? सबसे पहले अगर आप मुझे 2 मिनट दें, मैं समझा देता हूं। करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देखें कि ये G7 किस जानवर का नाम है। स्थापना इसकी हुई थी 1973 में। मुझे याद है उसी साल में भारतीय विदेश सेवा में मैंने प्रवेश किया था। 4 देश थे, अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था और जर्मनी। इनको व्हाइट हाउस में इनकी मुलाकात हुई लाइब्रेरी में, कि कहने लगे भाई अब दुनिया में थोड़ी आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर हो रही है, पहले तो बहुत तगड़ी थी, कुछ करना चाहिए। तो इसको लाइब्रेरी ग्रुप कहते थे। फिर जापान को बुला लिया, वो ग्रुप ऑफ 5 हो गया। फिर हल्के हल्के बढ़ते गए ग्रुप 7 हो गया। फिर ग्रुप 8 रूस को ले आए, उनको निकाल दिया। फिर 2008 में जब व्यवस्था बहुत ख़राब हुई दुनिया की, तो इन्होंने कहा कि अब हमसे नहीं संभाला जाता, अब भारत जैसे उभरते हुए देशों को भी लाया जाए। तो तब से हमें न्योते मिलने लगे, और आप तो जानते हैं कि 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर गए हैं वहाँ पे। ये एक तो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, हम सदस्य नहीं हैं जी। लेकिन बड़े ध्यान से वो हमारी आवाज़ सुनते हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी G7 की, 75% दुनिया का GDP इनका था, आज 33% रह गया है। आज तो हम लोगों का डेवलपिंग कंट्रीज का कहीं ज़्यादा है। अब ये एक तो मेन स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम नहीं जाते। हमारी मीटिंग्स होती हैं बायलैटरल।
इन बायलैटरल या पुल असाइड मीटिंग कहिए या शेड्यूल मीटिंग, तो उसमें बातचीत की जाती है कि देखिए मैं आपके देश नहीं आ सका, आप मेरे देश नहीं आ सके, चलिए यहाँ मुलाकात हो रही है, ये मुद्दे हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ। और ये बहुत सीरियस होता है क्योंकि एक नोट टेकर होता है साथ में, और वो लिखता है कि उसने ये कमिटमेंट किया, इन्होंने ये कमिटमेंट किया। फिर बाद में हमारे जो एम्बेसडर्स होते हैं वो कहते हैं भाई ये निर्णय किया था, ये निर्णय किया था, बताइए अगले कदम हमें क्या लेने। तो इनका बहुत महत्व है होता है। ये सिर्फ कॉफ़ी पीने के लिए नहीं होती ये मीटिंग। भले ही न्यूयॉर्क में इस समय कॉफ़ी क्लब है जो कहते हैं कि भाई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन ये बहुत सीरियस होती हैं और इन मीटिंग्स में पर्सनल रिलेशनशिप मत। एक चीज आपको और बता दूं सर, मजेदार चीज है, सब लोग समझ जाएंगे। 73 में इसकी स्थापना हुई, जो ये लाइब्रेरी ग्रुप बना। 74 में क्या हुआ? अमेरिका के राष्ट्रपति ने रिजाइन कर दिया, फ्रांस के राष्ट्रपति मर गए, जापान के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पूरी और जर्मनी के चांसलर भी चले गए। सब में कांड हुए थे इन सभी देशों में। तो उसके बाद फैसला किया गया कि यार ये तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह से हम बात कर रहे थे, अब चलिए हम लोग कहीं मिलते हैं, देखते हैं, समझे तो सही एक दूसरा कौन है, हम लोग कौन है। तो ये जो मीटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग जॉर्जिया मेलोनी के साथ, उनके बहुत अच्छे फ्रेंड सभी के साथ, लेकिन एक दूसरे को परखने की भी कोशिश करते हैं। जी, बड़े अच्छे से आपने समझाया, क्योंकि नज़दीकी तौर पर आप खुद इस तरह की बैठकों का, इस तरह की बातचीत का हिस्सा रहे हैं, तो आप बहुत नोट्स लिखे हैं मैंने, आप थक जाता है। काफ़ी नोट्स लिखे होंगे। और डॉक्टर निशाकांत ओझा जी, संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर ओझा से काफ़ी बातचीत हुई थी कल G7 के विषय में, और उसकी जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो भी काफ़ी उन्होंने दी थी। डॉक्टर ओझा, ये आज जानना चाहेंगे कि आज जो द्विपक्षीय वार्ताएं हो रही हैं, जिसके बारे में अभी दीपक जी ने हमको कुछ जानकारियाँ यहाँ पर दी हैं कि कितनी महत्व की होती है, बड़ी फटाफट बातचीत होती है, लेकिन यूक्रेन के साथ बातचीत, कनाडा के साथ बातचीत, ये बड़ी महत्व की रही है। आप कैसे देखते हैं, और अलग अलग देश जो भी द्विपक्षीय वार्ताएं हो रही हैं उनसे हमारे लिए क्या निकल कर आ रहा है, कौन से मुद्दे हैं जिन पर हम जोर दे रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कल भी कि ये जो विजिट्स होती हैं, या और जैसे प्रीवियस पैनलिस्ट ने बताया भी कि एक कॉफी पीने का प्लेटफॉर्म नहीं होता है। बेसिकली ये हर एक विजिट के पीछे एक स्ट्रेटेजिक रीजन होता है। और जहां तक अगर आप बात करते हैं G7, तो G7 बेसिकली वेस्टर्न फोरम है। वहां पर इंडिया का इस तरह से बार बार इनविटेशन आना, इंडिया के नजदीक जाना, दैट्स समथिंग अ बिग कंसर्न विच हैज टू बी सीन सीरियसली बाय द अदर कंट्रीज। अगर आज के समय में अगर आप देखते हैं तो इन बेसिकली जो इंडो पैसिफिक रीजन है, वहां पर चाइना का जो असर्टिवनेस है और जो एक एग्जिबिशन चल रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए भी एक देश की जरूरत है, एक उनको काउंटर पार्ट चाहिए। और वेस्ट भी इसको एक्नॉलेज करता है बहुत, मतलब दे बेसिकली हैव कंसर्न अबाउट दिस कि अगर हमें किसी भी तरह से, तभी चाइना को G7 से आउट भी किया गया था। तो इस वजह से इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया इज वन ऑफ द इमर्जिंग पावर, जिसको वो निगलेक्ट कर ही नहीं सकते। जहां तक हम बात करते हैं, क्या बोलते हैं, अगर आप देखते हैं इन्फ्लुएंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर G7 की तो है, तो बेसिकली अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी अगर आप देखते हो तो एक तरह से डाइल्यूशन हो रहा है। वो एक अपनी जो इन्फ्लुएंस है उसको वो खोता जा रहा है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द US, चाइना और रशिया हैज बीन डिटरेटिंग। और उस रीजन को अगर आप देखें तो ये जो G7 की मीटिंग हो रही है उसको बहुत ही क्लोजली अगर आप मॉनिटर करेंगे तो ये तीनों चीजों को वो कवर करेगा। दे विल बेसिकली टॉक अबाउट। आज के समय में अगर वर्ल्ड को हम देखते हैं तो वर्ल्ड नीड अ रिस्पॉन्सिबल और ग्रेट पावर लाइक इंडिया, जैसे प्रीवियस पैनलिस्ट ने बताया, वोरा जी ने। और इंस्टेड ऑफ चाइना, इन चाइना से बेसिकली सिर्फ इंडिया नहीं परेशान है या एशियान नहीं परेशान है, बेसिकली वेस्टर्न भी बैडली इम्पैक्टेड है उससे। और डिस्पाइट बोथ चाइना एंड इंडिया राइजिंग, तो वो बेसिकली ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है डॉक्टर ओझा। ये मेरे जहन में सवाल आता है, मैं आप तीनों से इस पर बातचीत करूंगा, संजीव जी भी क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं, तो इसी के साथ मैं आपको संजीव जी इंक्लूड करना चाहूंगा। किसको मनाएं, किसको छोड़ें? किसी को मनाएंगे तो कोई रूठ जाएगा, कोई रूठ जाएगा, कोई मान जाएगा, ये तो चलता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर सभी लोग देखते हैं, भारत की शक्ति का लोहा सभी मान रहे हैं। भारत ने भी अपना
अपना मकसद रखा है कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। हमने देखा इस चुनाव में बड़ा छाया रहा है ये मुद्दा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां मांगने से कुछ नहीं मिलता है। जब आपकी ताकत बढ़ जाती है तो अपने आप बुलाया जाता है, आप अपनी धमक खुद दिखाते हैं और भारत उसी रास्ते पर चल रहा है। लेकिन हम किसके साथ हैं और या ये तटस्थता वाला जो हमारा अभी तक का एंगल रहा है, इसमें हम कितने कामयाब हैं, और वो भी तब जबकि हम बड़ी इकोनॉमी या विकसित देश बनने की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। भारत यदि किसी के साथ है तो भारत शांति के साथ है, भारत संवाद के साथ है, भारत सुरक्षा के साथ है, भारत संपन्नता के साथ है। और भारत जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का जो नया भारत है, वो अपनी वैश्विक भूमिकाओं को भी बहुत अच्छी तरीके से समझता है। भारत विश्व बंधुत्व की भावना के साथ, विश्व मित्र की भावना के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के विजन के साथ कार्य कर रहा है। और ये जो भारत का जो अप्रोच है, इसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है। भारत जैसे राष्ट्र को G7 की समिट में बार बार बुलाया जाना, प्रवीण जी, ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत की जो भूमिका है वो वैश्विक मामलों में अपरिहार्य है। भारत अपनी, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो अपनी भूमिकाओं को पूरा करने के लिए, निर्वहन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम अभी आज के समय में साइडलाइंस पर बैठ करके सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट्स को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बल्कि उसमें हम अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, हम उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन का डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर बनाए रखने की बात हो, चाहे वो आतंकवाद की चुनौती हो, वातावरण परिवर्तन का संकट हो, या ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने के विषय हो, हर जगह भारत की आप नेतृत्वकारी भूमिका देख रहे हैं। और अभी हाल के समय में हमने जो G20 का एक महासम्मेलन आयोजित किया था, उसमें हमने जो विजन दिया था, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर। जाहिर है कि जब हम पूरे विश्व को एक परिवार के तौर पर देखते हैं तो हमारा जो अप्रोच है वो बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी भरा हो जाता है और एक बहुत ही संतुलित अप्रोच के साथ हम कार्य करते हैं। और यही कारण है कि आप देखिए, तो चाहे वो अमेरिका हो, यूरोपीय राष्ट्र हो या रशिया हो, सभी के साथ हमारे अच्छे और दोस्ताना संबंध ये अच्छी बात आपने कही कि ये स्वभावगत भी है, ये हमारा एक तौर तरीका भी रहा है कि हम अपने हितों के साथ साथ दूसरे के हितों का भी ध्यान रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ मुद्दे हैं, जैसे आतंकवाद है, वो दुनिया में कहीं भी हो, कोई भी करे, उसका विरोध करेंगे। युद्ध के हम हमेशा खिलाफ रहे हैं। कुछ मुद्दे हैं जिन पर भारत का स्टैंड बहुत ही स्पष्ट रहता है और इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा दर्शन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दीपक जी, ये जो इम्पैक्ट अब भारत की राजनीति पर आता है, और हमारे मकसद देखिए आप, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना है हमको, दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत हुए, सुरक्षा की दृष्टि देखिए कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो भारत पर बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, भारतीय राजनीति पर बड़ा इंपैक्ट डालते हैं कि हमारे पड़ोसियों से कैसे संबंध है। आपने देखा पाकिस्तान को छोड़कर सारे के सारे आए। इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि हमको बड़ी इकोनॉमी बनना है, तो जो बड़े देश हैं या विकसित देश हैं वो कितना म्यूचुअल हमारे साथ एक्सचेंजेस रखते हैं। इस लिहाज से G7 या ऐसे अंतरराष्ट्रीय समुदायों के साथ बैठना कितना महत्वपूर्ण है और क्या निकल कर आता है यहाँ से? एक चीज मैं आपको बताता हूं, भारत के प्रधानमंत्री इलेक्शन जीते, प्रधानमंत्री फिर से बने, संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 मेंबर्स हैं, 185 ने अपनी कांग्रेचुलेशंस भेजी हैं। कोई ये नहीं कहता कि सर आपकी विक्ट्री 50.2% है या 51% है या 48%, सब ये कहते हैं कांग्रेचुलेशंस, आप फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। ये एक बहुत अहम चीज़ है। दूसरी चीज़ सर जो आपने बातचीत की, मिलिट्री स्ट्रेंथ, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ तो भारत की सब जानते हैं सर, हम तो चाणक्य की संतान हैं, सब समझते हैं डिप्लोमेसी हमारी क्या होती है। लेकिन मिलिट्री स्ट्रेंथ में आपको एक चीज़ बताता हूँ, करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। 2020 में जब चीन ने गालवान घाटी पर हम पर हमला किया था और हमने उनकी पिटाई की, बहुत से ऐसे देश हैं, 3 अफ्रीकी देशों में तो मैं विशेष सलाहकार हूं, सब ने कहा मिस्टर एम्बेसडर आपने ये साबित कर दिया है कि चाइना से डरने की जरूरत नहीं है, वो पेपर टाइगर है। ये इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। करना वो कुछ चाहते थे लेकिन परिणाम उसका उल्टा हुआ, तो आपकी छवि और बनी, फिर आपकी आर्थिक ताकत बढ़ती जा रही है। सर 21 साल हो गए हैं, 21 साल से हम किसी से मदद नहीं लेते, बल्कि 150 देशों की हम मदद करते हैं। जब महामारी फैली थी 100 देशों को हमने मुफ्त में वैक्सीन दी थी। चीन ने अपना विजिटिंग कार्ड भेजा 200 देशों को, उसके ऊपर लिखा हुआ था, मुझसे व्यवसाय कर रहा था उसके ऊपर उनके विजिटिंग कार्ड पे लिखा था वायरस। मैंने भी 200 देशों को भेजा, उस पर लिखा था वैक्सीन। ये फर्क है हमारे बीच में। तो ये चीजें, भारत की छवि इतनी ऊंची हो गई है कि
जहां मैं जाता हूं आजकल, अफ्रीका में बहुत जाता हूं कि वो मेरा एरिया है, सब यही कहते हैं कि भाई अब अगर हमें डेवलपमेंट मॉडल चाहिए तो भारत इज आवर चॉइस। और मैं जवाब देता हूं, यही है राइट चॉइस बेबी। अगर आपको किसी को चुनना है, हम आपको बताएंगे। डेमोक्रेटिक, फ्री, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके साथ दोस्ती करते हैं। सर, आपको पता है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें की थी, लेकिन फिर आए। हाँ, मुइज़्ज़ू जब आए तो वो एक सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत और मालदीव के संबंध खराब हो गए, लेकिन आप देखिए शपथ ग्रहण समारोह में आया, मैं लगातार कहता रहा, ये है वो चेहरा जिसका बड़ा इंतजार था मुझे कि सारे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कि नहीं। ये जी, आप कंप्लीट करें। मैं ये कहने लगा था कि और जब ये बैठे हुए थे पीएम साहब के साथ डिनर पे, तो हंसी मजाक चल रही थी, यानी बड़ी इनफॉर्मल ये चीज मैं बताना चाहता हूं सर। चाइना से भी बधाई तो आई है, भले ही नहीं आए लेकिन बधाई भेज दी उन्होंने। ये कहना चाहता हूं सर, मुझे पापुआ न्यू गिनी, मैं आपका राजदूत था वहां पे, मैंने मिशन खोला था, और उनके प्रधानमंत्री ने एक बार मुझे कहा, अंग्रेजी में कहने लगे थे, मिस्टर एम्बेसडर, इट इज डिफिकल्ट नॉट टू लाइक नरेंद्र मोदी। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, जब वो जफ्फी डालते हैं दिल जीत लेते हैं हमारा। सो ही इज रियली अ ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव। भारत की जो ट्रेडिशन है, हमारी जो परंपरा है, दोस्ती सबके साथ हम करना चाहते हैं, दुश्मनी वैर किसी से नहीं लेना चाहते। जो बार बार दुश्मनी करता है उसको इग्नोर कर दीजिए, साइड पे रख लीजिएगा। लेकिन जो लोग हमें पसंद कर, हाँ, मार्केट हमारा बहुत बड़ा है, ये सही बात है। और फिर अगर चीन को कंट्रोल करना है, 140 करोड़ की उसकी आबादी है, एक ही देश है दुनिया में जो उसको टक्कर दे सकता है, वो मैं हूं, वो भारत। अब हम एक जो बड़ा वादा है उस पर आते हैं। डॉक्टर ओझा, आपका कमेंट एक एक करके अब इसको हम एक अंतिम दौर में ले जाते हैं। ये मुझे बताएं कि जो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की बात कही जा रही है, उसमें खासतौर पर G7, ये तो क्रीम है, ये सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर, इनकी मोनोपोली एक समय चलती थी, अभी भी अपने हित साधते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी मजबूत इकोनॉमी के लिए इनके साथ किस तरह के संबंध हमारे लिए जरूरी हैं, और उनके लिए हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे आने वाले 5 सालों में, आप क्या देखते हैं? जहाँ तक देखिए, अगर इंडिया के पोटेंशियल की बात करते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं, कोई सेकंड क्वेश्चन ही नहीं है कि वी कैन रूल आउट। इंडिया की डिफेंस मार्केट इस समय वर्ल्ड में 3rd डिफेंस मार्केट है, तो एवरीबडी इज हैविंग एन ईगल आई, और यू कैन से कैश काउ मार्केट की तरफ से इंडिया को देख रहा है। तो इसको इग्नोर करना बेसिकली ऑन अ इकोनॉमिक फ्रंट इट इज इम्पॉसिबल, ऑन अ स्ट्रेटेजिक फ्रंट इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ द जियो लोकेशन एंड स्ट्रेटेजिक एयरलाइन। और ये तो जापान तो कब से कोशिश कर रहा था कि बेसिकली इंडिया को स्ट्रेंथ बढ़े और इंडिया कम एट द पार विद द G7 में एक पोजीशन मिले, और जो चाइना को एकदम काउंटर कर सके। जहां तक हम बात कर रहे हैं G7 और G20, अगर इनका फ्रेमवर्क आप देखेंगे तो लगभग मिलता जुलता है। लेकिन जहां अब मुझे तो ये, जहां तक मेरे पास इनपुट्स आ रहे हैं, मुझे ये पता चला है कि यहाँ पर काफी दिग्गज लोग आए हुए हैं। मतलब अगर आप देखें तो सलमान बिन सऊदी अरेबिया भी आए हुए हैं, UAE प्रेसिडेंट भी पहुंचे हुए हैं, ब्राजीलियन भी पहुंचे हुए हैं वहां पर। तो ये सारे स्ट्रेटेजिक लोग एक ही बैनर के अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पर। और PM का जो 5 टाइम्स का इन्विटेशन, इट इज नॉट लाइक दैट कि जस्ट बुला लिया गया इनको इस बार। ये इटली का फेवर नहीं है, ये इंडिया का स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, जिसकी वजह से चाहे वो इटली हो, चाहे जापान हो, चाहे जो, इंडिया को बुलाएगा ही बुलाएगा। तो इकोनॉमिकली हमारे लिए अगर हम G7 के साथ अलायंस होते, और G7 इग्नोर नहीं कर पाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंडिया उनके साथ एज अ शैडो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि ये बेसिकली बस यही एक बड़ी बात है। इसी को मैं थोड़ा संजीव जी को भी इन्वॉल्व करता हूं कि एज अ शैडो जो बात कही डॉक्टर ओझा ने। संजीव जी, नेशनल काउंसिल में हम जो स्थायी सदस्य बने, इसको तो मैं जब से पत्रकारिता शुरू हुई है उससे पहले भी चलता रहा होगा, लेकिन जब से हमने समझना शुरू किया तब से मैं इस बात को सुनता आया, इस मुद्दे को। अब ये G7 वाला मुद्दा भी कुछ ऐसा ही 73 में ये बना था, यानी ये भी हमारे जन्म के पहले की बात हो गई, तो ये मुद्दा तब से भी चला। ये स्थायी सदस्यता कोई देता नहीं है, लेकिन हाँ, जब आपकी ताकत बढ़ जाती है तो देनी पड़ती है। तो ये देनी पड़ती है वाली स्थिति में भारत कहां दिखाई पड़ता है, और आप आने वाले दिनों में इसकी क्या संभावनाएं देखते हैं G7 के लिहाज से? भारत की जो वैश्विक मामलों में महत्ता है वो लगातार बढ़ रही है, और इसमें जो है लगातार जो है बढ़ोतरी ही देखेंगे। मैं इसको ऐसे कहता हूं कि भारत की वैश्विक जिम्मेदारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का ये जो नया भारत है वो अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को पूरा करने में समर्थ है, सक्षम है, संकल्पबद्ध है।
जाहिर है कि हम अपने राष्ट्र के हितों को तो सर्वोपरि रखते ही रखते हैं, लेकिन हम वैश्विक हितों को भी जो है ध्यान देते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजन है, जो कि हमारे जो है वेदों में हमारी पूरी परंपरा का हिस्सा रहा है, उस विजन के साथ आज का नया भारत कार्य कर रहा है। और इसका जो बहुत बड़ा लाभ भारत को भी होने जा रहा है। जैसे कि आपने अर्थव्यवस्था की बात कही है, G7 के ये जो राष्ट्र हैं, ये विकसित राष्ट्र हैं, ये लोकतांत्रिक राष्ट्र भी हैं, विश्व की एक बड़ी शक्तियां हैं। और जाहिर है कि ये जो शक्तियां हैं वो चाइना के औपनिवेशिक चरित्र से चिंतित हैं। वो चाइना के अंदर उन्होंने जो बड़े सप्लाई चेन्स स्थापित कर रखे थे, उसके विड्रॉल की वो प्रक्रिया में है, और उसके लिए वो अल्टरनेट चाइना का विकल्प। एक दो पॉइंट और मुझे बताइए कि G7 में हम मजबूत इस लिहाज से दिखाई देते हैं, पॉइंट वाइज। जी, इस लिहाज से हम निसंदेह बहुत मजबूत हैं, और भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था बहुत जल्द बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जहां तक भारत की जो वैश्विक प्रभाव जो भारत का बढ़ रहा है, उसके पीछे जो भारत की जो अपनी कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर है, उसका भी बड़ा योगदान है। भारत जाहिर है कि अपने बढ़ते हुए प्रभाव की वजह से विश्व समुदाय को इस बात के लिए पूरी तरीके से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे सामने आए हैं कि वैश्विक प्रभाव भारत का बढ़ा है, दूसरा आर्थिक अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हो रही है, व्यवसाय के दृष्टिकोण से हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, और चाइना का विकल्प ये सारे बड़े बड़े देश ढूंढते रहते हैं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा वोरा साहब कि क्या भारत की दावेदारी को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, और इन 5 सालों में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री मोदी और हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन एस जयशंकर जी को लेकर आना, ये अपने आप में एक बहुत ही सोचा समझा डिसीजन था कि एक राजनयिक को आप एक महत्वपूर्ण पद पर बैठाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इतनी गहरी समझ रखता है, जिसका इंपैक्ट आज देखने को मिलता है। मैं क्या कह सकता हूं, श्रीवास्तव साहब ने सब कुछ तो बयान कर दिया, आप खुद समझते हैं। पर इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि हम लोग चाणक्य की संतान हैं, और हमारा जो है एक जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की बात कर रहे हैं, हमारा एक ट्रिपल लॉक होता है। एक होती है आपकी डिप्लोमेटिक ताकत, इसको हम डक सिंड्रोम कहते हैं भारत की डिप्लोमेसी का, कि आप देखते हैं सर्विस के ऊपर तो जब बतख तैर रही होती है सब कुछ शांत है, लेकिन नीचे उसके पैर ऐसे चल रहे होते हैं, वो कोई नहीं देखता। वो हम लोग उसमें सक्षम हैं, माहिर हैं। दूसरा होता है आपकी आर्थिक ताकत, वो सारी दुनिया आप देख रहे हैं कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड 1 साल के अंदर बढ़ जाएंगे। फिर आपकी मिलिट्री ताकत, ये 3rd लॉक है, और मिलिट्री ताकत आ जाए आपके 3rd मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। मैं नहीं कह रहा, ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कहते हैं 3rd मोस्ट पावरफुल, मोर देन चाइना, क्योंकि उनकी 1 चाइल्ड पॉलिसी करके ये एक पीढ़ी है चीन में जिसका कोई भाई या बहन नहीं है, सिंगल चाइल्ड, उनके पास लोग नहीं है, हमारे पास हैं। तो ये ट्रिपल लॉक जो है, इसके आधार पर दुनिया भर में आज डंका बनता है भारत का, और सब ये जानते हैं कि भारत ने कभी भी अगर किसी देश के साथ उसके संबंध रहे हैं, वो दोस्ती के रहे, दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उसने घूसा मारने की कोशिश कभी नहीं की। ये भारत का एक तरीके से मिजाज यही रहा है। और विश्वास करिए, आज ये जो चर्चा चल रही थी, इसको एक दर्शक के नाते, बेशक एंकर था, मेरे पास ये स्वतंत्रता थी कि अपने सवाल अपनी जिज्ञासाओं को रखूं, लेकिन एक दर्शक के नाते मैंने सुना और काफी जानकारियां मिली। ये बात सिर्फ G7 की नहीं कि G7 में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन हमारी वैश्विक ताकत क्या है और कैसे आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लगातार हम मजबूत हो रहे हैं। ये डॉक्टर ओझा, श्रीवास्तव जी और लगातार वोहरा साहब हमारे साथ बने रहे, उनसे हमें समझने को मिला। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।